सर्द हवा में धुंधली सुबह थी। रामलाल अपनी मिट्टी से सनी धोती पहने खेत की मेड़ पर बैठा अपनी बीड़ी सुलगा रहा था। उसकी नजरें दूर सड़क पर टिकी थी, जहां से उसका छोटा भाई श्यामलाल अपनी चमचमाती कार में सवार होकर पिता की बरसी पर आने वाला था। पिता की याद आते ही रामलाल का मन भारी हो गया। उनके देह अंत के बाद ही इस पारिवारिक जमीन का बंटवारा हुआ था और श्यामलाल ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर शहर में कारोबार शुरू कर दिया था। रामलाल ने अपना हिस्सा संभाला, उसे ही सींचा और आज वही जमीन उसे जीवन देती थी। कार की आवाज ने उसके विचारों के ताने मारने को छोड़ा। एक चमकदार सफेद एसयूवी खेत के किनारे रुकी। दरवाजा खुला और महंगे परफ्यूम की खुशबू ने हवा में मिली मिट्टी की सौंधी गंध को क्षण भर के लिए दबा दिया। श्यामलाल निकला। उसके चमकदार चश्मे और ब्रांडेड कपड़ों ने उसे इस माहौल में बिल्कुल अलग सा बना दिया था। आ गया श्याम, सफर ठीक रहा? हाँ भाई, सड़कें तो अब भी वैसी ही हैं, धूल और गड्ढों का अंबार। तुम यहाँ अभी तक बैठे हो, ओढ़नी ठंडी हो गई होगी। यही तो आदत है, सुबह की ये हवा दिमाग को तरोताजा कर देती है। अंदर चल, गंगा चाय बना रही होगी। घर के अंदर गंगा ने चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा रखी थी। श्यामलाल न एक कमरे में घुसते ही नाक सिकोड़ी। कमरे में सादगी थी लेकिन सफाई थी। आइए श्याम भाई, कैसे हो? बसंती भाभी और बच्चे नहीं आए? नहीं बहन, बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर है। और बसंती, वो तो तुम जानती ही हो, इस गांव की धूल उसे सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है। रामलाल ने एक गहरी सांस ली। यही तो अब उनके बीच की दूरी का कारण था। श्यामलाल की नजर में यह गांव, यह जीवन अब कमतर हो चुका था। पिता की बरसी का कर्मकांड पूरा हुआ। पंडित जी चले गए। दोपहर का भोजन करने के बाद दोनों भाई पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बातचीत का रुख अचानक जमीन की तरफ मुड़ गया। राम भाई, एक बात कहूँ? क्यों नहीं, कहना। तुम्हारा ये खेत, ये जमीन, तुम इसे बेचने के बारे में कभी सोचते हो? रामलाल चौंका। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय दौड़ गया। जमीन बेचूं? यह कैसी बात करते हो श्याम? यह जमीन हमारे बाप दादा की विरासत है। इसी की एक एक मुट्ठी मिट्टी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। देखो भैया, ये सब भावुकता की बातें अब पुरानी हो गई हैं। आज का जमाना पैसे का है। तुम इस जमीन को बेचोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम आराम से शहर में एक अच्छा सा मकान ले सकते हो, राजू की नौकरी लगवा सकते हो। गंगा बहन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्याम, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी पहचान है। जब मैं इस जमीन न पर खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पैर जमीन पर टिके हुए हैं। शहर में वहां तो सब कुछ हवा में टंगा लगता है। यही तो तुम्हारी समस्या है भैया, तुम दुनिया की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहे। देखो, मैंने अपनी जमीन बेची और आज मेरे पास सब कुछ है, कार, बंगला, नौकर चाकर। और तुम इसी मिट्टी में पड़े रह गए। यह बात रामलाल के दिल में छुरे की तरह घुस गई। उसने अपना सिर झुका लिया। तुम्हारी नजर में शायद मैं पिछड़ गया हूं श्याम, लेकिन मैं खुश हूं। मेरे पास रात को चैन की नींद है, सुबह उठकर काम करने का उत्साह है और इस जमीन से मिलने वाला हर एक दाना मुझे अनमोल लगता है। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा था। एक बिल्डर है, वह इस इलाके की जमीन खरीद रहा है, अच्छे दाम दे रहा है। अगर कभी दिल करे तो बता देना, मैं चलता हूँ, शाम तक शहर पहुँचना है। श्यामलाल की कार धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। पेड़ के नीचे ऐठा था। उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। क्या सच में वह पिछड़ गया था? क्या संतोष और सादगी अब कोई गुण नहीं रह गए?
शाम को जब राजू कॉलेज से लौटा तो उसने अपने पिता को उदास देखा। बाबू, क्या बात है? आप आज बहुत चुप लग रहे हैं। रामलाल ने पूरी बात राजू को बताई। राजू ने गंभीर होकर सुना। बाबू, चाचा की बातों में मत आना। पैसा जरूरी है, जरूर है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं, जो जमीन से जुड़ाव सिखाया है, वह कोई पैसा नहीं खरीद सकता। यह जमीन हमारा आधार है, इसे मत बेचना। बेटे की बातों ने रामलाल के मन को थोड़ा सहारा दिया, लेकिन श्यामलाल के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम इसी मिट्टी में पड़े रह गए। कुछ महीने बीत गए। रामलाल अपनी दिनचर्या में मगन था। खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। एक दिन अचानक श्यामलाल फिर से आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ एक मोटे तगड़े आदमी थे, जिनके गले में सोने की मोटी चेन और हाथ में एक शानदार कार की चाबियां थीं। राम भैया, ये हैं मिस्टर अग्रवाल। ये आपसे मिलना चाहते थे। नमस्ते रामलाल जी। श्यामलाल जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आप एक सीधे साधे किसान हैं। रामलाल ने शंका भरी नजरों से दोनों को देखा। उसे समझते देर नहीं लगी। घर के अंदर बैठकर मिस्टर अग्रवाल ने सीधे बात रखी। देखिए रामलाल जी, मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा। मैं इस इलाके में एक शानदार आवासीय परियोजना बनाना चाहता हूँ, अग्रवाल हेवंस। आपकी जमीन इसके बिल्कुल बीच में पड़ती है। मैं आपकी इस जमीन को खरीदने के लिए तैयार हूँ। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ कहने से पहले ही श्यामलाल बोल पड़ा। भैया सुनो, मिस्टर अग्रवाल बहुत ईमानदार आदमी हैं। वह बाजार दर से भी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। 50 लाख रुपए। सोचो, 50 लाख। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे भी हैं? 50 लाख का आंकड़ा सुनकर रामलाल सन्न रह गया। यह एक सपना लग रहा था। इतने पैसे से वह क्या क्या नहीं कर सकता था। राजू की पढ़ाई, गंगा के लिए सोने, एक गहने, एक नया पक्का मकान। लेकिन फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर लहलहाते खेतों पर पड़ी। वह हरा भरा सुनहरा खेत, जिसे उसने अपने हाथों से सींचा था। श्याम, यह जमीन, यह हमारे बाप दादा। रामलाल जी, मैं समझ सकता हूँ, भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन जमाना बदल गया है। आपके बच्चे इस गांव में नहीं रहना चाहेंगे। वे शहर जाएंगे, फिर यह जमीन यूं ही पड़ी रहेगी। बेहतर है कि अभी इसका सही दाम ले लो। इसके अलावा मैं तुम्हें नए प्रोजेक्ट में एक छोटी सी दुकान भी दे दूंगा। तुम आराम से बैठे बैठे किराए कमा सकोगे। यह प्रस्ताव और भी आकर्षक था। श्यामलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया, यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। इसे हाथ से मत जाने दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। यह वाक्य रामलाल के कानों में पड़ा और उसके मन की दीवारें टूटने लगी। शायद श्यामलाल सच में उसका भला चाहता था। शायद वह सही था। शायद उसकी भावनाएं ही उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अपने परिवार से सलाह लेना चाहता हूँ। बिल्कुल लीजिए। यह तो बहुत बड़ा फैसला है। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। आशा है आप सही फैसला लेंगे। दोनों चले गए। रामलाल उसी जगह बैठा रहा, मानो पत्थर की मूरत बन गया हो। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो रामलाल ने सारी बात कही सुनाई। गंगा की आंखों में चिंता तैर गई। 50 लाख, यह तो सपना जैसा लग रहा है। लेकिन यह घर, ये खेत, इन सबको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? बाबू, यह प्रस्ताव बहुत संदेहजनक लग रहा है। चाचा अचानक इतने परोपकारी क्यों हो गए हैं? और वह बिल्डर, उसकी नीयत पर भरोसा नहीं होता। यह जमीन बेचने का मामला नहीं है, यह हमारी जड़ें उखाड़ने का मामला है।
लेकिन राजू, 50 लाख, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य। मेरा भविष्य इस जमीन से जुड़ा है बाबू। मैं आधुनिक खेती करना चाहता हूं। हम ऑर्गेनिक फसलें उगा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। इस जमीन की क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है। यह हमें 50 लाख से भी ज्यादा दे सकती है। बस थोड़ी मेहनत और नई सोच की जरूरत है। राजू के शब्दों में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन रामलाल का मन अभी भी द्वंद्व में था। एक तरफ बेटे का विश्वास और जमीन से प्यार, तो दूसरी तरफ भाई का लालच और 50 लाख का प्रलोभन। दो दिन बाद मिस्टर अग्रवाल फिर आया। इस बार श्यामलाल और भी जोश में था। क्या सोचा भैया? मैंने मिस्टर अग्रवाल को तुम्हारी तरफ से हाँ ही कह दी है। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने राजू का विश्वास और गंगा का डर तैर गया, लेकिन 50 लाख का आंकड़ा और भाई का दबाव, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं जमीन बेचने को तैयार हूँ। यह वाक्य बोलते हुए उसे लगा जैसे उसने अपना दिल ही किसी को बेच दिया हो। श्यामलाल की आंखों में चमक आ गई। मिस्टर अग्रवाल ने तुरंत कागजात निकाल ली। कुछ ही दिनों में रामलाल के बैंक खाते में 50 लाख रुपए आ गए, लेकिन उस पैसे से उसे खुशी नहीं मिली। जिस दिन बुलडोजर आए और उसके हरे भरे खेत को, उसके पेड़ों को, उसकी मेड़ों को ढाने लगे, रामलाल वहां खड़ा देख नहीं पाया। वह घर के अंदर चला गया और रो पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने ही शरीर का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया हो। रामलाल ने श्यामलाल के कहने पर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा लाइट खरीद लिया। गांव छोड़ने का दिन उन सबके लिए एक पीड़ादायक अनुभव था। पड़ोसियों की आंखों में सहानुभूति और अफसोस था। जिस घर में पीढ़ियां बीती थीं, उसे छोड़कर जाना किसी अपनों को खोने जैसा था। शहर का आजीवन उनके लिए एक झटका था। छोटे छोटे कमरे, बंद हवा, लगातार शोरगुल और पड़ोसियों का रूखा व्यवहार। गंगा को चूल्हे की जगह गैस चूल्हे से चिढ़ होती और रामलाल को चारदीवारी में कैद होकर रह जाना अखरता। एक शाम श्यामलाल उनसे मिलने आया। वह और भी चमकदार कार में आया था। बहुत अच्छा फ्लैट लिया है भैया, अब तो आराम से जिंदगी बिताओगे। देखो, मैंने भी उस डील से कमीशन के पैसे से नई कार ले ली है। यह सुनकर रामलाल के मन में पहली बार एक कड़वाहट पैदा हुई। कमीशन? तुमने मेरी जमीन की बिकवाई पर कमीशन लिया? हाँ भैया, ये तो होता ही है ब्रोकरेज। मैंने ही तो ये डील करवाई। चलो, आज मैं तुम सबको बाहर घुमाने ले चलता हूँ। श्यामलाल उन्हें एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ का वातावरण रामलाल और गंगा के लिए एकदम अजनबी था। मेनू देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक थाली की कीमत उनके गांव के एक हफ्ते के खर्च के बराबर थी। यहाँ तो बहुत महंगा है श्याम, चलो हम घर चलकर खा लेंगे। अरे छोड़ो भैया, अब तो पैसे वाले हो, ऐश करो। देखो, ये है असली जिंदगी। खाने के दौरान श्यामलाल के फोन की घंटी बार बार बजती रही। वह हर बार फोन उठाता और तनाव भरी आवाज में बात करता। लोन का इंस्टॉलमेंट, कार की किश्त, बिजनेस में घाटा। उसकी बातें सुनकर रामलाल को एहसास हुआ कि श्यामलाल की यह असली जिंदगी कर्ज और तनाव के ओझ तले दबी हुई थी। रामलाल ने सोचा, श्यामलाल का पास सब कुछ है, कार, बंगला, पैसा, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं था। और वो जिसके पास अब सिर्फ पैसा था, वह भीतर से खोखला महसूस कर रहा था। फ्लैट में वापस आकर राजू ने पिता से पूछा, क्या हुआ बाबू? आप बहुत उदास लग रहे हैं। राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पैसे के लालच में अपनी जड़ें ही डाली। यह पैसा मुझे सुख नहीं दे रहा, बल्कि हर पल याद दिला रहा है कि मैंने अपनी पहचान बेच दी। श्याम के पास सब कुछ है, लेकिन वह खुश नहीं है। और हमारे पास अब सिर्फ ये पैसा है, और वे खुशी नहीं जो हमारे पास पहले थी। बाबू, गलतियां सबसे होती हैं,
लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें आगे का रास्ता सोचना होगा। रामलाल का परिवार शहर में धीरे धीरे ढलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा संकट आया। गंगा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हृदय की एक गंभीर बीमारी है और ऑपरेशन कराने की जरूरत है। खर्च आया लगभग 20 लाख रुपए। रामलाल के पास पैसा था। उसने तुरंत पैसे का इंतजाम किया और गंगा का सफल ऑपरेशन हुआ। इस दौरान श्यामलाल सिर्फ एक बार अस्पताल आया और वह भी खाली हाथ। उसने पैसे के बारे में पूछा तक नहीं। वो कहता था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन जब बहन के ऑपरेशन की बात आई, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या पैसा रिश्तों से भी बड़ा होता है? गंगा के ठीक होने के कुछ दिन बाद एक और झटका लगा। राजू ने अखबार में एक खबर पढ़ी। श्यामलाल का कारोबार डूब गया था। वह कर्ज में डूबा हुआ था और उस पर बैंकों ने मुकदमा कर दिया था। उसकी सारी संपत्ति जब्त होने वाली थी। रामलाल ने फौरन श्यामलाल को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। चिंतित होकर वह और राजू श्यामलाल के घर पहुंचे। श्यामलाल का बंगला, जो कभी शानो शौकत का प्रतीक था, अब उदास और सुना लग रहा था। दरवाजा खुला तो श्यामलाल मिला। वह पहले का चमकदार श्यामलाल नहीं रहा था। उसकी आंखें अंदर धैसी हुई थीं, चेहरे पर तनाव की लकीरें थीं। श्याम, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? श्यामलाल ने रामलाल को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भैया, सब खत्म हो गया। सब कुछ, मेरा सब कुछ डूब गया। बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया है। कार, बंगला, सब। और बसंती, वो मुझे छोड़कर चली गई। रामलाल का दिल भर आया। यह वही श्यामलाल था जो कभी उसे पिछड़ा कहता था। आज उसके सामने टूटा हुआ था। चिंता मत कर श्याम, जब तक मेरे पास सांस है तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें लालच देकर तुम्हारी जमीन न छीन ली। वह बिल्डर, उसने मुझे 10 लाख रुपए कमीशन दिया था तुम्हारी जमीन बेचवाने के। मैं एक बुरा भाई हूँ। भूल जा पुरानी बातें श्याम। आज तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही बहुत बड़ी बात है। रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। रामलाल ने श्यामलाल को अपने साथ अपने फ्लैट में ले आया, उसके कर्ज चुकाने और उसे दोबारा खड़ा करने में मदद की। श्यामलाल को एहसास हुआ कि आखिरी वक्त में उसके साथ उसका वही भाई खड़ा है जिसे वह कमतर समझता था। कुछ महीने बीत गए। श्यामलाल अब धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहा था। एक दिन राजू एक नए विचार के साथ आया। बाबू, चाचा, मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूं। हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। गांव में हमारी पुरानी जमीन के पास एक छोटा सा टुकड़ा खाली है जो बिक रहा है। वह जमीन उपजाऊ है। क्यों न हम वह जमीन खरीद लें और दोबारा खेती शुरू करें, लेकिन इस बार आधुनिक तरीके से। रामलाल की आंखों में चमक लौट आई। श्यामलाल ने भी हामी भरी। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने शहर में कारोबार का अनुभव सीखा है। मैं मार्केटिंग और बिक्री का काम संभाल लूंगा। तुम और राजू खेती का काम देख लेना। यह विचार सबको पसंद आया। उन्होंने गांव में वह जमीन खरीदी। यह उनकी पुरानी जमीन जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उम्मीदों से भरी हुई थी। राजू ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खाद और उच्च क्वालिटी के बीज। उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की, जिसकी शहर में बहुत मांग थी। श्यामलाल ने सीधे होटलों और रेस्तराओं से संपर्क किया और उनके लिए ऑर्गेनिक सब्जियां
सप्लाई करने का ठेका ले लिया। 1 साल बाद स्थिति बदल चुकी थी। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ गई। आमदनी अच्छी होने लगी। लेकिन इस बार यह आमदनी सिर्फ पैसा नहीं थी, बल्कि संतुष्टि और गर्व का स्रोत थी। एक शाम तीनों रामलाल, श्यामलाल और राजू अपने नए खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल पीली आभा फैली हुई थी। भैया, आज मैं समझ पाया हूँ कि तुम मिट्टी में पड़े रह गए नहीं थे, बल्कि तुमने मिट्टी का असली सुख पहचान लिया था। मैं पैसों के पीछे भागता रहा और सुख को हाथ से खोता रहा। श्याम, हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है। तूने शहर में रहकर जो अनुभव हासिल किए, वह आज हमारे इस नए काम में काम आ रहे हैं। तेरी मार्केटिंग की समझ ने हमारी फसलों को सीधे बाजार तक पहुंचाया। सही कहा बाबू, हर किसी का अपना रास्ता होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार हम सही जगह पर पहुंचे। चाचा, आपके बिना हम यह सब नहीं कर पाते। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि खुशी और प्यार के। धन्यवाद भैया, तुमने न सिर्फ मुझे माफ किया, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया। हम भाई हैं श्याम। भाइयों के बीच माफी मांगने या देने का सवाल ही नहीं उठता। हम एक दूसरे के लिए ही तो हैं।